हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम देखते हैं जूनियर असिस्टेंट का जो 31 मई को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। आप अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो इसमें सामर्थ्य सूचक वृत्ति होगी। अगला देखते हैं, दूसरे का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे का हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चौथे का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य तत्परता। छठे का देखते हैं तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवेंथ का बी ऑप्शन सही होगा। एट्थ का देखते हैं तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी ऐसी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ये अंक और आहार, इन्हें हम क्या दर्जा देते हैं? इन्हें अयोग वाक्य की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें अयोग वाक्य की श्रेणी में रखा गया है, जहाँ पे हम अंक को अनुस्वार और आहा को विसर्ग के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम अर्ध तत्सम कहते हैं। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो पूरी तरह से हिंदी भाषा में जो यूज किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। विदेशी का होता है जो विदेशों से आगत शब्द हैं, जैसे इंग्लिश के शब्द, तुर्की के, फ्रांसीसी के शब्द, ये सब क्या हैं? विदेशी हैं। और देशज क्या होते हैं? जिन शब्दों के बारे में हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ से लिए गए हैं, उन्हें हम देशज शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता को कौन सा भेद है? अब मनुष्यता क्या है? मनुष्यता हमारा भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगर हम इसमें ता लगा देते हैं तो मनुष्यता क्या हो जाएगा? भाव। अगला देखते हैं, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे क्या बोलेंगे? जितेंद्री। अगला, से अलगाव किस विभक्ति का होता है? तो हमें पता है कि संप्रदान से अलगाव के लिए होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। संप्रदान के लिए होता है। अपादान से अलग होगा तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अधिकरण में पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम के कितने भेद का एक प्रकार है? तो उत्तम पुरुष जो सर्वनाम है उसका तो किसका है? तो पुरुषवाचक का। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष का होते हैं जो बात करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष का होता है जिससे बात करता है, और अन्य पुरुष जिसके लिए बात करता है, ये होता है। अगला है, कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? तो शब्द निर्माण की अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? पहले हम बात करते हैं पत्र के बारे में। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो किसी ऑफिस या अधिकारी रैंक से रिलेटेड होते हैं।
अनौपचारिक क्या होते हैं, जो सगे संबंधियों से रिलेटेड होते हैं, जो सगे संबंधी रिश्ते नाते से के लिए लिखे आते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया, तो ये हमारा औपचारिक पत्र है। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया, ये सगे संबंधियों से रिलेटेड है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, ये 4 स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। और स्वर टोटल स्वर कितने अगर पूछा है तो टोटल स्वर 11 होते हैं, और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7। अगला देते हैं जिन सामसिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला हो, विशेषण होता है, वे शब्द कहलाते हैं। तो कौन से शब्द कहलाएंगे जिनका पहला शब्द संख्यावाचक होगा, द्विगु समास। नेक्स्ट देखते हैं सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्ययों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आवना, आई और इया। सुहावना में क्या होगा, आवना हो जाएगा, लिखाई में आई हो जाएगा, और छलिया में इया हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब संस्कृत वाला शब्द। तो हम देखते हैं माँ का क्या हो जाएगा, मात्र हो जाता है, तो ये तो तद्भव शब्द है। और दूसरी चीज़ कि जहाँ पे भी चंद्रबिंदी पाई जाएगी वो हमेशा क्या होगा, तत्सम शब्द, तद्भव ही होगा। अब मछली को क्या बोलते हैं संस्कृत में, मत्स्य, माँ आधा ता सा और या, तो ये भी नहीं होगा। केला को कदली बोलते हैं, तो अमूल्य हमारा संस्कृत शब्द यानी तत्सम शब्द हो जाएगा। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द, उन्हें क्या बोलेंगे, ए ऑप्शन सही होगा, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है। तो किलकित कैसा शब्द है, देशज शब्द है, देसी शब्द है। अगला है आलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। तो आलमारी किसका है, पुर्तगाली भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, उनको हम निपात बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, निपात। निपात क्या होते हैं, बल प्रयोग के लिए होते हैं, जैसे कि वह दिन भर पढ़ता है तो भर जो लग जाता है, जैसे महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, तो जो जी लगता है वो क्या होता है, निपात होता है, आदरवाचक निपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से पृथक शुद्ध होगा। कुछ लोगों ने मूल्यवान लगा, मूल्यवान किस लिए शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जब मूल्यवान लिखेंगे तो नाम में हलंत होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो हमेशा और हमेशा प्रत्येक का यूज एक वचन में होता है। चलिए अगला देखते हैं वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। तो वाक्य का 2 आधारों पर, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होते हैं, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। सी नंबर हमारा सही होगा। अगला प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा क्या होगा, महाप्राण। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्ग होता है। तो संबल कौन सा ध्वनि है, सम प्रत्यय। संबल क्या होता है, जो 2 अक्षर को जोड़ते हैं बीच में। जैसे हम देखते हैं कि माँ, आधे माँ जो है वो सा और बा को जोड़ रहा है, इसको हम संबल बोलते हैं। युग्मक क्या होते हैं कि जो युग्म होते जोड़े होते हैं, इधर उधर इस तरह से जो बीच में योजक चिन्ह होता है। संयुक्त ध्वनि तो पता है। द्वित्व क्या होते हैं, जो द्वित्व ध्वनियाँ होती हैं
उसमें किसी शब्द का 2 बार उल्लेख होता है, जैसे दिल्ली, तो एक आधा ला फिर पूरा ला, तो ये क्या होगा, द्वित्व ध्वनियाँ हो गई। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर, विपत्त जाल। विपत्त जाल एक ऐसी संधि जहाँ पे भी हलंत होता है किसी भी संधि में, तो इसमें देखिए हलंत लगा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दुरात्मा। दुरात्मा में विसर्ग उपसर्ग क्या होगा, दुर, और रा के नीचे क्या होगा, हलंत लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक मतलब क्या, परिमाण मतलब क्या होता है, तौलना या मापना, तो जहाँ पे तौलने और मापने वाली चीज़ें आ जाए वहीं क्या है, परिमाणवाचक। अब देखते हैं कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, तो देखिए बहुत, बहुत शब्द कैसा है, तौलने मापने के लिए प्रयोग होता है, बहुत हो गया है ना, तो ये यही हमारा सही हो जाएगा। और किसी में है नहीं, ये लड़की सुंदर है, इसमें कुछ नहीं है, मैदान हरा भरा, इसमें कुछ नहीं है, तुम अच्छे खिलाड़ी, इसमें कुछ नहीं, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोभाव को प्रकट करने के लिए वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता वो कहलाते हैं। मनोभाव विकट करने के लिए क्या होता है, विस्मयादिबोधक, जिसमें हे राम ऐसे करके जो ये ऐसा चिन्ह लगता है, या फिर शाबाश ऐसा करके जो विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगता है, ये क्या होते हैं, मनोभाव को प्रकट करने के लिए होते हैं, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, देखिए वे, ये कौन सा है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, तो कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक का। अगला है, नलिन, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो किसके हैं, कुमुदनी के, कुमुदनी का है, पुष्प है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शब्द युग्म यदा कदा का सही अर्थ क्या होगा। ये संस्कृत भिन्नार्थक शब्द होते हैं, तो यदा कदा का क्या होगा, यदा मतलब जब और कदा मतलब कब, जब कब। अगला देखते हैं, नियत और नियत का सही क्या होगा, तो नियत मतलब क्या होता है, निश्चित हो जाएगा, और नियत क्या होता है, इरादा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नियत, निश्चित और इरादा। अगला है, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुरूप। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली